So we were studying about the chemotherapy of microbial diseases, and today in the continuation of the same chapter we will be studying our very first class of antibiotics, that is sulfonamides. Now sulfonamides. What do we need to know about the term sulfonamides? Now जो ये एंटीबायोटिक्स की क्लास है सल्फोनामाइड्स, इसको इसका नाम कैसे मिलता है? जिन कंपाउंड्स में हमारे पास सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, यानी कि SO2 NH2 ग्रुप होता है, जिन एंटीबायोटिक्स के केमिकल कंपाउंड में हमारे पास SO2 NH2 ग्रुप होता है, वो आते हैं हमारे पास सल्फोनामाइड क्लास के अंदर। तो अभी जो हमारे पास सल्फोनामाइड्स जो हमारे पास क्लास है, उसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अब हमारी जो सल्फोनामाइड्स क्लासिफिकेशन है, उसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। जो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है, यानी कि जो बहुत कम टाइम के लिए काम करते हैं, वो है सल्फोआइसोऑक्साजोल। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग, उसमें आता है सल्फामिथोक्साजोल। उसके बाद आता है लॉन्ग एक्टिंग सल्फाडॉक्सीन। उसके बाद आता है पुअरली एब्जॉर्ब यानी कि वो ऐसे ही हमारे पास जो सल्फोनामाइड्स जो कि अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो है सल्फासालाजीन। उसके बाद है हमारे पास टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो कि हम टॉपिकली यूज करते हैं, यानी कि जो हम ऑन द स्किन यूज करते हैं, टॉपिकली लगाते हैं, वो है सल्फासिटामाइड और सिल्वर सल्फाडायाजीन। जो हमारे पास टॉपिकल सल्फोनामाइड्स है वो जनरली यूज की जाती है इन द केस ऑफ बर्न्स, जब किसी की स्किन जल जाती है या किसी ऐसे कुछ हमारे पास कोई दिक्कत आती है जो टॉपिकली अवेलेबल है। टॉपिकल इन्फेक्शन के केस में हम क्या यूज करते हैं? टॉपिकल सल्फोनामाइड्स जो कि है सल्फासिटामाइड और सिल्वर सल्फाडायाजीन। जो हमारे पास पुअरली एब्जॉर्ब उसमें आती है सल्फासालाजीन। और उसके अलावा हमारे पास जो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चाहिए, हमारा जो इन्फेक्शन है वो कितना सिवियर है, उसके बेसिस पे हमारे पास जो ड्रग्स आती है वो आती है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अगर हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स से अगर हम कोई इन्फेक्शन ठीक करना चाहते हैं तो इसकी डोजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी। वैसे अगर इंटरमीडिएट की हमारे पास अगर डोजेस की बात करें तो वो शॉर्ट एक्टिंग से कम होंगी, और वैसे ही हमारे पास अगर लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो 1 डोज इन अ डे सफिशिएंट रहेगी। तो ये होती है सल्फोनामाइड्स की क्लासिफिकेशन। सल्फोनामाइड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और उनका यूज, कि वो टॉपिकल है या फिर पुअरली एब्जॉर्ब्ड है। आई होप कि क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है। अब क्लासिफिकेशन हमारे पास जो फार्माकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारे पास कि जो हमारी जो एंटीबायोटिक है वो काम कैसे करती है, यानी कि उसका क्या एक्शन है ऐसा जिससे वो हमारी जो बैक्टीरियाज हैं उसको किल करती है। अभी सल्फोनामाइड्स की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में से है। और हमारे पास इसकी क्या खास बात है कि जितनी भी ये सारी ड्रग्स हैं, इन सब के अंदर क्या कॉमन होगा कि इनके अंदर एक सल्फोनामाइड ग्रुप होगा, यानी कि SO2 NH2 ग्रुप होगा। अब जो हमने क्या डिस्कस करा कि ये वन ऑफ द फर्स्ट या फिर अर्ली डिस्कवर्ड जो हमारे पास सल्फोनामाइड्स है, ये उनमें से एक ड्रग है। तो फिर जो इसलिए सल्फोनामाइड्स जो आजकल हम बहुत लिमिटेडली यूज करते हैं, इनका ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हुई है वो हम थोड़ी डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? जो सल्फोनामाइड्स हैं वो हमारे पास जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसके अंदर हमारे पास ये जो हमारी सल्फोनामाइड है वो उस फॉलिक एसिड सिंथेसिस को
डिसरप्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, हमने अगर आपको याद हो तो जब हम एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि जब हम क्लासिफाई करते हैं एंटीबायोटिक्स को तो लास्ट क्लास थी हमारे पास कि जो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है वो डिसरप्ट द इंटरैक्ट या फिर जो मेटाबोलाइट्स है या मेटाबॉलिज्म है उसमें इंटरफेयर करती हैं जो ड्रग्स, उनमें से एक आती है हमारे पास सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स बेसिकली किस पाथवे में, किस मेटाबॉलिक पाथवे में इफेक्ट करती है, वो है हमारे पास फॉलिक एसिड पाथवे। तो फॉलिक एसिड पाथवे का क्या मतलब है, हमारे पास जो फॉलिक एसिड है हमारे पास वो न्यूक्लियोटाइड्स की जो सिंथेसिस है उसके जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आप सबको क्लियर होना चाहिए कि फॉलिक एसिड जो है दैट इज नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ अब जो हमारा, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो फॉलिक एसिड है वो हमारा जो फॉलिक एसिड है वो डाइट से आता है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो फॉलिक एसिड को खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड या फिर पापा। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की हेल्प से हमारे पास जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेटेज। अब हमारे जो एंटीबायोटिक है सल्फोनामाइड्स, जो सल्फोनामाइड्स हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये होती है स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, यानी कि जो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के जैसे। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो हमारे पास अगर हम सल्फानीलामाइड की बात करें तो सल्फानीलामाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और जो हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो हमारे पास जो सल्फोनामाइड्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारे पास जो सल्फोनामाइड्स हैं वो स्ट्रक्चर एनालॉग्स हैं किसके, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के। तो हमारे पास जो पैरा अमीनो जो सल्फोनामाइड्स है वो जो हमारे पास फॉलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम है उसके साथ कॉम्पिटिटिवली हम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ कंपटीशन में आते हैं और कॉम्पिटिटिवली किसके साथ अटैच हो जाते हैं, फॉलिक एसिड सिंथेटेज के साथ। और फॉलिक एसिड सिंथेटेज के साथ अगर पापा की जगह या पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की जगह अगर हमारा सल्फोनामाइड अटैच हो जाएगा तो फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा, फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा तो हमारे पास आगे न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन पाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बन पाएंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली जो उसकी पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। तो हमारे जो सल्फोनामाइड्स हैं वो कुछ इस तरह से, वो अगर हम दोबारा रिपीट करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सल्फोनामाइड्स का, सल्फोनामाइड्स आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड is necessary for the synthesis of folic acid, hence the sulfonamides competitively interact with para amino benzoic acid and attach to folic acid synthetase enzyme and stop the or cease the formation of folic acid, which results in stopping the growth of bacteria further। जो हमारे पास अभी अगर हम इस सल्फोनामाइड्स की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है इसकी वो मेजरली हमारे पास ग्राम पॉजिटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है, मेनी ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और सम ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर।
सल्फोनामाइड्स हैं वो ईकोलाई के ऊपर, सैल्मोनेला के ऊपर, शिगेल्ला के ऊपर, विब्रियो कॉलोरी के ऊपर, नोकार्डिया के ऊपर, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट करता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोकार्डिया, सैल्मोनेला, शिगेल्ला, विब्रियो कॉलोरी और प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो हमारा सल्फोनामाइड होता है वो इफेक्टिव होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम किसी भी एंटीबायोटिक या किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन, जो हमने कवर कर ली। सल्फोनामाइड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या फिर उनकी एक्टिविटी, या फिर उनके एब्जॉर्बेंस के ऊपर। हमारे पास टोटल 5 क्लासेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है, जो हमारे पास बेसिकली ये जो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस है उसके अंदर उसको स्टॉप करता है या उसको इफेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आती है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा कि मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है और सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करता है। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो सैल्मोनेला, शिगेल्ला, विब्रियो कॉलोरी और ईकोलाई, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमारे जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो टर्म आती है वो होती है ADME या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स हमारी ड्रग की। अब ADME की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो सल्फोनामाइड्स हैं वो ओरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब कोई ओरल ड्रग हम लेते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल दे आर हाईली एब्जॉर्ब ओरली। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर है। एब्जॉर्प्शन जो होती है हमारे पास जनरली सल्फोनामाइड्स की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। उसके बाद हमारे पास अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो सल्फोनामाइड्स है उनकी मेटाबॉलिज्म हमारे पास एसिटाइलेशन के थ्रू होती है। जो हमारे पास मेटाबोलाइज्ड सल्फोनामाइड्स है वो एसिटाइलेटेड फॉर्म में हमारे पास जो इसकी एक्सक्रीशन होती है वो पार्टली हमारे पास मेटाबोलाइज्ड होती है और पार्टली हमारे पास अनचेंज्ड होती है। जो हमारे पास अनचेंज्ड सल्फोनामाइड्स एक्सक्रीट होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं आगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट्स में। जो हमारे पास मेटाबोलाइज्ड सल्फोनामाइड्स होते हैं वो हमारे पास उनका जो एक्टिविटी होती है वो उसको लूज कर जाते हैं। अब ADME के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है हमारे पास साइड इफेक्ट्स कि सल्फोनामाइड्स के। अब हमने कलेक्टिव एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स जो है वो लास्ट लेक्चर में करे थे। राइट नाउ we will discuss about the specific side effects of सल्फोनामाइड्स। अब सल्फोनामाइड्स के कौन से साइड इफेक्ट्स हैं? हमारे पास बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं सल्फोनामाइड्स के थ्रू। उसके अलावा हमारे पास सल्फोनामाइड्स में क्रिस्टल यूरिया की दिक्कत आती है। क्रिस्टल यूरिया क्या होता है? जब आपके यूरिन में क्रिस्टलर फॉर्म में हमारे पास यूरिन आता है तो हम उसको क्रिस्टल यूरिया बोलते हैं। जो क्रिस्टल यूरिया है वो इजीली अवॉइडेबल है। क्रिस्टल यूरिया अगर हम सल्फोनामाइड्स ले रहे हैं या फिर डॉक्टर ने किसी को सल्फोनामाइड्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये साथ में हाईली सजेस्टिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स कंज्यूम करें ताकि जो हमारे पास क्रिस्टल यूरिया है उसकी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमारे पास आता है एक साइड इफेक्ट इसका कर्निक्टोरिस। कर्निक्टोरिस क्या होता है हमारे पास? कर्निक्टोरिस होता है जब हमारे पास जो बिलीरुबिन है, आप
आप सबको पता है हमारे पास हमारी बॉडी में बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर में हमारे पास स्टोर होते हैं। तो जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ जो बाइल पिगमेंट्स हैं या बिलिरुबिन स्पेसिफिकली है वो अटैच होता है। तो जो सल्फोनामाइड्स है उस इनकी जो हमारे पास एफिनिटी है प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। हेंस ये जो हमारे पास बाइल पिगमेंट है या बिलिरुबिन है उसको प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस कर देता है और हाई लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन आ जाते हैं हमारे ब्लड में। और जब ब्लड में हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन आता है तो बिलिरुबिन जो है जो वो ब्रेन में ट्रैवल करता है, तब हाई चांसेस होते हैं कि हमारे पास ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो whenever there is the high concentration of bilirubin in the blood, then it is called kernicterus. So kernicterus happens due to high concentration of sulfonamides in the body. With the regular use of sulfonamides, one of the side effects that can occur in our body is kernicterus. kernicterus के अलावा हमारे पास hemopoietic disturbances होती हैं। फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड हमने क्या डिस्कस करा कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन में। उसके अलावा जो हमारे पास फॉलिक एसिड होता है वो हमारे पास ब्लड की जो सिंथेसिस है उसके अंदर भी हेल्प करता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। तो बहुत बार ऐसे होता है हमारे जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में जनरली अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो हमारा फॉलिक एसिड है वो हम विद द हेल्प ऑफ डाइट हमें मिलता है, हम खुद सिंथेसाइज नहीं करते। और जो हमारा सल्फोनामाइड्स होते हैं वो वो उन बैक्टीरियाज के ऊपर इफेक्ट करते हैं जो खुद का फॉलिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं। तो अभी अगर हम हमारे साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास फॉलिक एसिड डिस्टर्बेंसेस बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं और जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं हीमोपोएटिक डिस्टर्बेंसेस। उसके अलावा हमारे पास नॉजिया वॉमिटिंग जैसी साइड इफेक्ट्स भी इसके अंदर देखे जाते हैं। अब अगर ड्रग इंटरैक्शंस की बात करें तो बहुत बार ऐसे होता है कि डॉक्टर जो है वो एक से ज़्यादा मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है या फिर एक से ज़्यादा कंडीशंस हो सकते हैं किसी इंसान के अंदर। अगर सल्फोनामाइड्स की बात करें तो ये हमारे पास माइक्रोबियल डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो अगर इसकी ड्रग इंटरैक्शन की बात करें तो हम कभी भी टॉलब्यूटामाइड और कोवैलेंस के साथ सल्फोनामाइड्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि जो टॉलब्यूटामाइड और कोवैलेंस होते हैं ये उनकी जो प्लाज्मा बाइंडिंग होती है उससे इसकी सल्फोनामाइड्स की जो प्लाज्मा बाइंडिंग एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और कोवैलेंस और टॉलब्यूटामाइड को सल्फोनामाइड जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से टॉलब्यूटामाइड और कोवैलेंस की जो हमारे पास एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है या फिर उनकी टॉक्सिसिटी देखी जा सकती है बॉडी में। अब लास्ट में आफ्टर साइड इफेक्ट्स हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है अगर किसी ड्रग की बात करें तो वो है उसके यूजेस। अब हमारे पास जो सल्फोनामाइड्स है अगर उसके स्पेसिफिक यूजेस की बात करें तो कहाँ कहाँ हम जो सल्फोनामाइड्स है वो यूज कर सकते हैं। जो सल्फोनामाइड्स है उनका जो यूज है ये तो क्लियर है कि हम इनको कहाँ यूज करते हैं जब हमारे पास कोई माइक्रोबियल डिसीजेस हो। माइक्रोबियल डिसीजेस की कीमोथेरेपी में हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं और वन ऑफ द एंटीबायोटिक्स है सल्फोनामाइड। अगर सल्फोनामाइड की स्पेसिफिक बात करें तो सल्फोनामाइड्स कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। हमने पहले डिस्कस करा कि जो इसकी एक्सक्रीशन होती है सल्फोनामाइड्स की वो पार्टली अनचेंज्ड होती है, और जो पार्टली अनचेंज हमारे पास सल्फोनामाइड्स है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन अगर हो तो उसको ठीक करने में हेल्प कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास हम सल्फोनामाइड्स को यूज करते हैं मेनिंजाइटिस में। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस हमारे पास होता है meningitis is called the inflammation of brain and spinal cord का membrane. This inflammation of brain and spinal cord membrane is called as meningitis. अब मैं जब भी
अगर हम इसकी बात करें, सल्फोनामाइड्स की बात करें, तो सल्फोनामाइड्स जो है इसकी कंसंट्रेशन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाई रहती है। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स इन cerebrospinal fluid, it can be used in the treatment of meningitis। उसके अलावा हमारे पास जो इसका यूज है वो बैक्सिलरी जो डिसेंट्री होती है उसके अंदर यूज किया जा सकता है। अगर डिसेंट्री की बात करें तो हमारे पास अगर सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन है वो जनरली यूज किया जाता है। उसके अलावा ट्रैकियोमा और कंजंक्टिवाइटिस में हमारे पास इसका यूज किया जाता है। जो हमारे पास टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आए थे, टॉपिकल सल्फोनामाइड्स हैं, वो जनरली हमारे पास जो वो यूज किए जाते हैं हमारे पास 10% की कंसंट्रेशन में। उसके अलावा अगर बात करें तो बर्न्स के अंदर हमारे पास सल्फाडायाजीन और सल्फासीटामाइड यूज किए जा सकते हैं। हम सल्फोनामाइड्स हैं उनको कहाँ यूज कर सकते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट्स में, मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में, डिसेंट्री की ट्रीटमेंट में, उसके अलावा जो कंजंक्टिवाइटिस या ट्राकोमा की ट्रीटमेंट में, फेरेंजाइटिस या जो गम इन्फेक्शंस होती है उनकी ट्रीटमेंट में, या फिर उस लास्टली बर्न्स की ट्रीटमेंट में भी सल्फोनामाइड्स यूज किए जा सकते हैं। जब हम सल्फोनामाइड्स डिस्कस करते हैं तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंट्स जो हमारे पास आता है वो आता है ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम हमारे पास एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। अब जो ट्राइमेथोप्रिम है ये जनरली हम यूज करते हैं सल्फामेथोक्साजोल के साथ। जो हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोट्रिमोक्साजोल। जो ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल है, हमने लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स जनरली प्रेफरेबल होता है सीवियर इन्फेक्शंस में या मिक्स्ड इन्फेक्शंस में। तो उनमें से वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ड्रग्स है हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल, जिसको कंबाइंडली हम बोलते हैं कोट्रिमोक्साजोल। अभी जो ये कोट्रिमोक्साजोल होती है इन दोनों का हमारे पास सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से हमारे पास ज्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है। ये जो ट्राइमेथोप्रिम है और हमारे पास सल्फामेथोक्साजोल है, ये दोनों अगर हम सेपरेटली देते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, लेकिन अगर हम इकट्ठी कंबाइन करके देते हैं तो हमारे पास जो इफेक्ट आता है वो बैक्टीरिसिडल इफेक्ट आता है। जनरली जो ट्राइमेथोप्रिम है और सल्फामेथोक्साजोल है वो हम 1:5 के कंसंट्रेशन में देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ट्राइमेथोप्रिम है वो 80 ग्राम होता है और हमारे पास जो सल्फामेथोक्साजोल है वो 80 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल का आता है। जो हमारे पास अगर हम ट्राइमेथोप्रिम की बात करें तो हम ये कॉम्बिनेशन ड्रग क्यों देते हैं? क्योंकि जो ये कॉम्बिनेशन ड्रग है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो जाता है, वन रीजन। और सेकेंड रीजन है कि सरप्राइजिंगली जो इनकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हमारा ये कॉम्बिनेशन ड्रग है कोट्रिमोक्साजोल और सल्फामेथोक्साजोल का, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए जो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी कि हमारे पास बहुत कम रेजिस्टेंस देखी गई है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल। तो हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन ड्रग कोट्रिमोक्साजोल है उसके क्या फायदे हैं? सबसे मेजर फायदा है हमारे पास कि इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इफेक्टिविटी ज़्यादा है, उसके अलावा हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कोट्रिमोक्साजोल के,
स्ट्रक्चर एनालॉग्स होते हैं। अब जब हमारे पास अगर हम पूरी बात करें तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से हमारे पास डायहाइड्रोफोलिक बनता है, डायहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। उसके बाद हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास हमारा सल्फामेथोक्साजोल है, वो इस स्टेप के अंदर इसको सीज करता है। और उसके बाद अगर हमारे पास गलती से डायहाइड्रोफोलिक एसिड बन भी जाए तो हमारे पास जो हमारी ट्राइमेथोप्रिम है, जो ट्राइमेथोप्रिम है वो हमारे पास जो डायहाइड्रो रिडक्टेज नाम की एंजाइम है उसके साथ अटैच होके और डायहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को नहीं बनने देता। आई होप कि इसका हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर हम दोबारा से बात करें तो हमारे पास जो कोट्रिमोक्साजोल है वो भी फॉलिक एसिड के सिंथेसिस में इंटरफेयर करती है। कोट्रिमोक्साजोल में हमने क्या पढ़ा कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है हमारे पास सल्फामेथोक्साजोल और सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम। जो हमारे पास सल्फामेथोक्साजोल है वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चरल एनालॉग है जो हमारे पास डायहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देता। अगर गलती से हमारे पास कुछ डायहाइड्रोफोलिक एसिड बन भी जाए तो हमारे पास जो ट्राइमेथोप्रिम है वो डायहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देता। वो डायहाइड्रो रिडक्टेज जो एंजाइम है उसके साथ फाइट करता है और हमारे पास जो हमारा फॉलिक एसिड है और न्यूक्लियोटाइड्स बनने वाले थे जिससे उसकी जो हमारे पास सिंथेसिस है उसको स्टॉप करता है। अभी अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो यूजेस सिमिलर है। जो हमारे पास कोट्रिमोक्साजोल है वो हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और टाइफाइड में, डायरिया में, डिसेंट्री में यूज करते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो सल्फोनामाइड्स या कोट्रिमोक्साजोल की जो रेजिस्टेंस डेवलप होती है वो कैसे हो सकती है। या तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस करने लग जाता है, या फिर वो चेंज कर देता है अपनी जो फॉलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम है उसके अंदर, या फिर वो चेंज कर देता है डायहाइड्रो रिडक्टेज एंजाइम के अंदर। तो या फिर वो अपना पूरा का पूरा प्रोसेस ही चेंज कर देता है, या फिर पिकअप करने लग जाता है हमारे पास जो हमारी ड्रग्स, जो हमारा फॉलिक डाइट से फॉलिक एसिड आता है उसको, या फिर सल्फोनामाइड्स के लिए वो परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो आज हमने सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ा। सल्फोनामाइड्स के क्लासिफिकेशन कैसी है, उसके यूजेस क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, उसका फार्माकोकाइनेटिक क्लास कैसी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद हमने कोट्रिमोक्साजोल के बारे में ये सब पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट क्यूनोलोन्स एंड यूरिन, जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स जो स्पेसिफिक आते हैं उनके बारे में।